श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की लीला कथा अगर आप सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आज की लीला कथा कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सुबोध चैटर्जी जी ने। उन्होंने मुझे आज की लीला कथा कोलकाता से भेजी है। तो चलिए आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम हमेशा करते हैं, हर रूप में करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना किसी के लिए डर बन जाए, तब आपको कैसा लगेगा। चलिए हम आज की लीला कथा जानते हैं। दोस्तों, सुबोध जी कहते हैं कि मैं बचपन से ही अपने गांव में रहता था। मैं जब बड़ा हुआ तो मैं अपने गांव में ही रहा। गांव में रहने के बाद मैं एक छोटी सी दुकान मैंने खोल ली थी। दुकान खोलने के बाद वहाँ हमारा छोटी सी जगह पर गुजारा नहीं हो रहा था। तभी मेरे कुछ जो करीबी चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप कोलकाता चले जाइए, वहाँ पर आपका काम भी अच्छा चलेगा। तो कहते हैं मैं कमाने के लिए कोलकाता आया था, कुछ पैसे, लेकिन वहाँ रहने आने के बाद मेरा काम इतना ज़्यादा चल गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने कहा कि मैं भगवान में पूजा पाठ नहीं करता, मैं कभी पूजा पाठ मैंने नहीं किया। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे घर में मेरे जो दादाजी थे, वो हमेशा पूजा पाठ करते थे। वो कहते थे हमारे गाँव में घर तो है हमारा, लेकिन हम उसमें कभी रहते नहीं थे। वो कहती हैं, सुबोध जी कहते हैं कि हमारी माँ जो थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बेहद पूजा पाठ करती थी। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कभी देखा नहीं, मैं सिर्फ़ अकेला हूँ, ना मेरे भाई हैं और ना मेरे बहन हैं, मैं हमेशा से अकेला था। इसलिए मैं इस हवेली में ही, हमारे यहाँ जो एक घर था हमारा, बहुत ही हवेली टाइप का बना हुआ था उन्होंने कहा, तो हम हमेशा वहीं पर रहते थे। लेकिन गाँव में कुछ चीज़ें ना होने की वजह से समय भी आगे बढ़ जाता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कमाने के लिए आ गया था। उसके बाद वो कहते हैं मैंने वहाँ पर मच्छी का व्यापार किया, मच्छी वो बेचने लगे वहाँ पर, और रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरा इतना अच्छा व्यापार चलने लगा कि मैंने वहाँ पर अपने ही पैसों से घर खरीद लिया। उसके बाद मैं अपनी वहीं पर मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं वहीं पर सेटल हो गया। मैं फिर दोबारा कभी गाँव नहीं आया। गाँव से मेरा ताल्लुकात बिल्कुल टूट चुका था। कुछ लोग कभी-कभी गाँव के आते थे, वो मुझसे ये कहा करते थे कि आपका जो गाँव में घर है, जो आपका हवेली है, वो आप उसको बेच क्यों नहीं देते? तभी उन्होंने कहा कि वहाँ पर अभी कुछ हमारे माँ-बाप की, जो हमारे बहुत सारी ऐसी निशानियाँ हैं जो मैं वहाँ पर रखा हुआ हूँ, जब मैं कभी गाँव आऊँगा उसके बाद मैं बेच दूँगा। क्योंकि सुबोध जी कहते हैं कि मेरे माता-पिता जैसे ही गुज़र गए थे, वहाँ पर मेरे लिए कोई काम नहीं बचा था, इसलिए मैं वहाँ पर छोड़ आया। मैंने अपने पूरे घर को आज तक नहीं देखा कि मेरा पूरा घर इतना बड़ा, मेरी हवेली, आखिर उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। वो कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। इस वज़ह से मैंने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद सुबोध जी कहते हैं कि आज मुझे वहाँ पर, मेरे गाँव गए 30 साल हो चुके हैं। 30 साल मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम है अनुराग, और वो कहती हैं कि मेरी बेटी है, उसका नाम वाणी है। वो कहते हैं कि मैं गाँव में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों मैंने गाँव से सारा रिश्ता तोड़ लिया था अपना। मैं शहर में ही बस गया था। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, एक दिन उसने मुझसे कहा कि पापा, सारे लोग गाँव जाते हैं, सब लोग अपने-अपने गाँव जाते हैं, अपने-अपने दादी के घर जाते हैं, क्या हमारा कोई दादी का घर नहीं है? तभी वो कहते हैं बेटा, हमारा भी गाँव है, हम गाँव में ही रहते थे पहले, मैं बचपन में ही अपने गाँव में रहता था। उसके बाद जब मैं बचपन से ही कुछ समय का था, तभी मैं यहाँ पर चला आया और आज मैं यहीं पर रहने लगा, मैं कभी गाँव नहीं गया। गाँव का नाम सुनकर वाणी कहती हैं कि क्या सच में हमारा गाँव है? वो कहते हैं हाँ, तो अपने गाँव की सारी चीज़ें बताते हैं, बचपन की सारी बातें बताते हैं, दादी कैसी थी, कितनी पूजा पाठ करती थी, सारी चीज़ वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि दादी पूजा पाठ करती थी, तो मम्मा क्यों नहीं करती? मम्मा को भी करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मम्मा तुम्हारी नहीं करती, उनका मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी, छोटी-छोटी चीज़ों में वो पूजा पाठ करके अपना मन खुश कर लिया करती थी। ये बात वाणी सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि ऐसा करते हैं, हम भी अपने घर में, तो भगवान की पूजा तो हमारे यहाँ तो नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा से यही कहते हो पापा कि हम मच्छी बेचते हैं तो हमारे घर पूजा नहीं होगी, हम मच्छियों को घर में ख़रीद कर रखते हैं, तो भगवान को हम अपने घर में कैसे ला सकते हैं? लेकिन मैं अब भगवान की पूजा करूँगी। तो उन्होंने वहाँ पर काली माता की एक फ़ोटो होती है, जो तारा देवी होती हैं, वो उनको फ़ोटो लेकर आती है वाणी।
और वो रखती है। वो कहती है कि मैंने अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं अब सेवा ज़रूर करूँगी भगवान की। तो वो पूजा करने के लिए कुछ फ़ोटोज़, चुनरी वग़ैरह, नारियल वग़ैरह सारा कुछ खरीद कर ले आती हैं। उसके बाद वो पूजा अपना करना वहाँ पर शुरू कर देती हैं। शुरू करने के बाद दोस्तों, वो जब वाणी को एक चीज़ होया करती थी, हमेशा जब वो सो जाती थी ना, तो उसे ऐसा लगता था कि उसे कोई बुला रहा है। लेकिन वाणी को ये समझ नहीं आता था कि उसे बुला कौन रहा है। वो बचपन से ही ऐसा सपना देखा करती थी, लेकिन बचपन में उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता था। इस तरह से जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे लगता था कि मुझे कोई बुला रहा है। वो अपने पापा से भी कहती थी कि पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है, लेकिन मुझे मैं आवाज़ नहीं देती। जब मैं उस तरफ जाती हूँ तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। मुझे कुछ अजीब-सी चीज़ें दिखाई देती हैं। उनके पापा कहते हैं, बेटा तुम बहुत इधर-उधर की चीज़ें सोचती हो, इस वज़ह से ऐसा है। उसके बाद वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वाणी अपने कॉलेज भी चली जाया करती थी, पढ़ाई भी करती थी। एक दिन वाणी ने कहा कि पापा, मुझे गाँव जाना है। ये गाँव का नाम सुन के वो कहते हैं कि बेटा, वो बहुत ही बेकार सा गाँव है। वो वहाँ पर, आपको पता है, वहाँ पर बिजली भी नहीं है। बहुत ही बेकार सा गाँव है वहाँ पे। आप वहाँ पर पता नहीं लोग भी बसते हैं या नहीं। हाँ, हमारी वहाँ पर हवेली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी हवेली ले चल के घुमा सकता हूँ। लेकिन वहाँ रहने का प्लान नहीं है बेटा। हम चलेंगे और घूम कर देख कर चले आएँगे। तभी वाणी मान जाती है। वो कहती है, हाँ ठीक है पापा, आप चलिए। उसके बाद दोस्तों, वाणी वहाँ पर से मतलब जाती है गाँव अपने। दोस्तों, गाँव वो पहुँचते हैं अपने। गाँव में देखते हैं तो अभी भी गाँव के किनारे पर वही नल लगा हुआ था जहाँ से आज भी हैंडपंप से लोग पानी भरते थे। इक्का-दुक्की लोग ही गाँव में रहते थे, बाकी सारे अब गाँव से जा चुके थे। उस गाँव में हवेली के सामने का नज़ारा देखकर तो वो हैरान रह जाते हैं सुबोध जी। सुबोध जी कहते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी घासें, हमारे बराबर की तो घासें उगाई थी वहाँ पर। इतनी ज़्यादा गंदगी कि देखने में लग नहीं रहा था कि हवेली से कम ग जंगल ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान था ये सब देख कर के कि हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? वैसे भी दिन में लौट जाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हमें दिन में तो लौट ही जाना है, बस ऐसे ही चल के देखते हैं। वाणी ज़बरदस्ती कहती है कि हमें अंदर चलना चाहिए, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा घास-फूस है? अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा? अब ये सब सारी बातें सुन कर के वाणी भी सोचती है कि सही बात है, अगर ऐसा कुछ भी होगा यहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ पर तो घास ही बहुत ज़्यादा है, कोई जानवर या जीव-जंतु भी हो सकता है ना हमें काटने के लिए। उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो कहती कि ठीक है पापा, मैंने अपनी हवेली देख ली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वाणी कहती है कि अब मैं चल मतलब वो जाती हैं, तो सुबोध जी कहते हैं कि जैसे ही हम लोग जाने के लिए हुए, मेरी बेटी वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई आवाज़ें आ रही हैं पापा, जो मुझे हमेशा से सुनाई देती थी, वो मुझे गाँव में भी सुनाई दे रही है। उनके पापा हँसते हुए कहते हैं कि बेटा, ये आवाज़ें तुम्हें आज से नहीं, जब तुम स्कूल जाती थी ना तब से तुम्हें आती हैं और ये सब मुझे पता है तुम्हारा बहाना था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहती, नहीं पापा, यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। ऐसी बात सुन कर के वो कहते हैं उनके पापा, ये सब तुम्हारे पिक्चर देखने का है। तुम बहुत ज़्यादा पिक्चरें देखती हो ना, इसी वजह से ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। बहुत सारी पिक्चर देखती हो, इसीलिए तुम ये सब सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर वाणी को भी लगता है कि हो सकता है मैं पिक्चर बहुत ज़्यादा देखती हूँ, उसी का ये असर हो रहा है मेरे दिमाग में। उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, चली जाती है तो वहीं पर गाँव में कुछ सरपंच वग़ैरह थे जो पहले रहा करते थे, जिनको जानते थे, तो वो उनसे उनके यहाँ ही रुक जाते हैं। उनके यहाँ रुकते हैं, उनके यहाँ खाना वग़ैरह खाते हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो वाणी से बोलती हैं, बातें करती हैं। उसके बाद वाणी सो जाती है। सोने के बाद अचानक से वाणी की नींद 2 बजे रात खुलती है और ना रा वाणी बहुत तेज़ से मतलब चौंक कर उठती हैं। उठने के बाद वो कहती हैं कि पापा, आपको पता है मैं आज सपने में हवेली गई थी और आपको पता है हवेली के अंदर एक ऐसा कमरा है जहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जहाँ पर वहाँ बहुत सारी अगरबत्तियाँ जल रही हों, घंटी भी वहाँ पर टंगी हुई थी और एक किनारे पर बहुत ही सुंदर सा लाल कपड़े में बिछाकर ढक कर कुछ रखा हुआ था। उनके पापा कहते हैं कि क्या? तुमने ये क्या-क्या सपना देखा? और वहाँ पर तुम कभी गई भी हो? तुमने शक्ल भी नहीं देखी अगर आज मैं तुम्हें ना दिखाता वहाँ की शक्ल तो। और तुम्हें लगता है कि तुम उसके अंदर गई हो और वहाँ पर ऐसी चीज़ें टंगी हुई हैं। तो कहती, हाँ पापा, मैंने सच में ऐसा सपने में देखा। तभी वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुबह चलेंगे। वाणी ज़िद करने लगी थी कि उसे हवेली के अंदर जाना है। हवेली के अंदर जाने की ज़िद
उनके पापा ने कहा ठीक है, फिर इस घास को हमें साफ़ कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ लेबर वगैरह को बुला कर के उन्होंने सब कुछ अच्छे से साफ़ करवाया। साफ़ कराने के बाद वो हवेली बहुत ही ठीक-ठाक दिखने लगी थी आगे से। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अंदर चलेंगे, तो उन लोगों ने कुछ गाँव वालों को भी बुला लिया। बुला लिया इसलिए उन्होंने दोस्तों कि कोई जानवर तो नहीं बैठा जा कर के। पता चला कि हम गए अंदर और हमें कुछ हो गया, इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम उसके अंदर जाएँगे। तो वो सारे लोग कुछ लठैत थे जो लाठी लेकर के अंदर एंट्री करते हैं। जब अंदर जाते हैं तो वीना उस घर को देख कर के कहती है कि वाओ! ये कितनी सुंदर हवेली है पापा, आपने कभी मुझे बताया नहीं और आप यहाँ रहते भी नहीं। देखिए ये कितना सुंदर है। तभी वो कहते हैं कि बेटा ये सुंदर भले ही है लेकिन इस गाँव में ना कुछ है नहीं, तो हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? इसलिए इससे अच्छा तो हमारा शहर ही है। इतना कह के वो कहते हैं कि फटाफट घूमो और हमें यहाँ से निकलना है अभी के अभी। तभी वाणी घूमते-घूमते एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जिसे शायद उनके पिताजी को भी इस बारे में नहीं पता था। वो एक कमरे में जाती हैं, तभी वो बहुत ज़ोर से चीख पड़ती है। उस चीख को सुन कर के सुबेद जी बहुत ज़ोर से भागते हैं उस कमरे की तरफ। जब उस कमरे की तरफ भागते हैं और वहाँ पर देखते हैं, सामने का नज़ारा देखकर उन्हें कुछ याद आता है। दोस्तों सामने का नज़ारा देखकर उन्हें अभी कुछ समय पहले कल रात को हुई बातें याद आती हैं, जो वाणी उनसे सपने में उठने के दौरान बताया था। उसने कहा था कि पापा एक कमरा है जहाँ पर एक लाल रंग के कपड़े से कुछ ढक कर रखा हुआ है। वहीं पर घंटियाँ लगी हुई हैं। वहीं पर अगरबत्ती की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उनके पापा ने कहा यहाँ अगरबत्ती की तो खुशबू नहीं आ रही, लेकिन जो उसने बताया था कि एक घंटी है, एक चीज़ को ढक कर रखा गया। आखिर ये चीज़ है क्या? आखिर माँ यहीं पर मेरी पूजा करा करती थी। मैं पहले वो मुझसे चीज़ें मँगाया करती थी तो मैं आता था, लेकिन मैंने कभी अंदर आकर नहीं देखा कि यहाँ है क्या? दोस्तों जब वाणी अंदर जाती है वो कहती है कि पापा मैं ये क्या ढका है, मैं इसको खोलूँ? उनके पापा हाँ में हिलाते हैं सर। उसके बाद वाणी उस चीज़ को खोलती है। दोस्तों उस चीज़ को खोलते ही वाणी देख कर के हैरान रह जाती है। दोस्तों वहाँ पर लड्डू गोपाल जी, श्री राधा रानी जी वहाँ पर विराजमान किए हुए थे, जो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुराने टाइम के हैं, बहुत ही पुराने टाइप के हैं वो। कुछ अजीब-सी उनकी बनावट बनी हुई थी भगवान जी की, राधा रानी की भी कुछ अजीब-सी ही बनावट थी। दोस्तों वो अष्टधातु की मूर्तियाँ थीं और उसको ढक कर रखा गया था। उसके बाद वो मूर्तियाँ वहाँ से वो उठाती हैं, उठाने के बाद वाणी कहती है कि पापा हम इसे यहाँ से लेकर चलेंगे। तभी उनको उसके हाथ में उस विग्रह को उठा देख उनके पापा उन्हें डाँटते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने उठा क्यों लिया यहाँ से? जो चीज़ें जहाँ रखी हैं उसे रखे रहने दो। तभी वो कहती नहीं पापा, मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर चलूँगी और मुझे ये पता है कि ये लड्डू गोपाल जी हैं। उनके पापा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? वो कहती हैं कि मैं क्या मुझे पता नहीं है क्या? मैं जानती नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि लड्डू गोपाल जी हैं और ये हमारे श्री राधा रानी जी हैं। और ये यहाँ पर लगता है मुझे दादी पूजा किया करती थी इसलिए उन्होंने ऐसा रखा है। दोस्तों 20 साल के बाद 30 साल के बाद आज लड्डू गोपाल जी को किसी का दर्शन हुआ। दोस्तों वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं, फिर वो अपने शहर यानी कि कोलकाता चले आते हैं। कोलकाता में आने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा, अपनी मम्मी को बताया कि वहाँ से हम लड्डू गोपाल जी लेकर के आए हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा था दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ पर रख कर के उनकी पूजा सेवा करने लगी, लेकिन पूजा सेवा करने में दिक्कत फिर से उन लोगों को तब शुरू हुई, जब फिर से उनके पिताजी ने मच्छियों को घर में रखना शुरू कर दिया, फ्रीज़र में स्टोर करके क्योंकि कुछ चीज़ें ख़राब ना हों। उसके बाद उन्होंने रखना शुरू किया और उसी कमरे में बहुत अजीब-सी गंध फैली रहती थी हमेशा। वो हमेशा कहती थी कि अब पापा आप मच्छियों का व्यापार छोड़ दीजिए, अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आप किसी और चीज़ का व्यापार कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। लड्डू गोपाल जी को की सेवा, पूजा करना वो कहती हैं कि मतलब इंटरनेट में देख-देख कर के सारी चीज़ें, यूट्यूब पर देख कर के कैसे पूजा करते हैं, क्या खिलाते हैं, सारी चीज़ें वो वैसी ही चीज़ें एक कॉपी में नोट डाउन कर लेती हैं और उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगती हैं, श्री राधा रानी जी की भी सेवा करने लगती हैं। इसी तरह से सेवा करते हुए बहुत वक़्त बीत जाता है दोस्तों, लेकिन लड्डू गोपाल जी हर रोज़ उनके सपने में आते और उनको ऐसा लगता था कि जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, ऐसा लगता था कि वो मछलियों के बीच में दबे हुए हैं। ऐसे सपने हमेशा वाणी देखा करती थी। वाणी हमेशा अपने पापा को ये बात बताती लेकिन उनके पापा ये कहकर टाल देते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम पागल हो चुकी हो। एक तो तुम वहाँ से लड्डू गोपाल जी को उठा कर ले आई। अरे माँ ने रखा था तो रखे रहने दिए होते, उस हवेली को ही बेच देते। और इसके बाद तुमने यहाँ पर भी आकर यही रट्टा मारना शुरू कर दिया। ये कह के सुबोध अपनी बेटी
को डाँटते भी हैं। डाँटने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो जानती है कि पापा थोड़े-से परेशान हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी को हमेशा से यही सपना आने लगा वाणी को कि वो मछली के बीच में दबे हैं या मछली के बीच में लेटे हुए हैं या उनके प्लेट में मछली रखी हुई है। वाणी ये चीज़ समझ गई थी कि लड्डू गोपाल जी को रख कर इस घर में हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। इसी तरह से फिर वाणी जो थी उन्होंने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी क्या हम यहाँ पर मछलियाँ लाना बंद नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि पापा का बेटा ये व्यापार है, ये व्यापार वो करते हैं तो हम क्या करें? हम कहाँ लेकर के चले जाएँ? तभी वो कहती हैं कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल जी को उसी हवेली में फिर से छोड़ आऊँगी जहाँ से मैं उनको लेकर आई थी। शायद मुझे लगता है कि मेरी ही गलती थी जब मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ से निकाल कर ले आई। उन्होंने ये सोचा कि अब मैं लड्डू गोपाल जी को रख कर आऊँगी। और दोस्तों वो फिर अपने पापा से कहती हैं कि वो उसी जगह पर चले जहाँ वो गए थे। तो वो पापा के साथ वो जाती हैं और वहाँ पर जाती हैं वो लड्डू गोपाल जी को वहीं पर उसी हवेली में फिर से रख कर के ताले लगा कर के चली आती हैं। उसके बाद वो दोबारा कभी भी नहीं जाती हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि वो दोबारा कभी नहीं जाती हैं, लेकिन आज भी वो आवाज़ें वो आवाज़ अजीब-सी उन्होंने कहा कि मुझे क्लियर नहीं सुनाई देती, लेकिन मुझे पूरा पता है कि एक बच्चे की आवाज़ आती है मुझे। क्या कहना चाहता है वो बच्चा ये मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मैं फिर से वहीं पर रख आई, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर रख कर आई हूँ, तो क्या मुझे वहाँ पर फिर से रख कर आना चाहिए था? क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर ऐसे बिज़नेस करते हैं, घर में हमारी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो मुझे भी परेशानी होती थी और भगवान जी को तो परेशानी होती ही है, इसलिए मैंने उनको वहाँ रखने में ही अपनी समझदारी लगी, इसलिए मैं वहाँ रख कर आ गई। उन्होंने कहा कि मैं उनको किसी के घर क्यों दूँ सेवा करने के लिए, वो जैसे इतने सालों से वहाँ पड़े थे, वहाँ पर ही रहेंगे। लेकिन बस उन्होंने ये कहा कि मुझे बस दुःख इस बात का है कि मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसे सपने दिखे और वहाँ पर आने के बाद मुझे फिर से आवाज़ें आईं। खुशी इस बात की है कि सच में भगवान हैं, अगर वो भगवान नहीं होते तो मुझे ऐसी चीज़ें कभी नज़र नहीं आती। मैं कभी कर ही नहीं पाती। मुझे एकदम यकीन है कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं जब-जब गाँव वो जाते हैं, सुबोध जी कहते हैं कि जब-जब हम लोग गाँव जाते हैं ना, तब तक हम उसी हवेली को खोलते हैं, उसी में अब रहते हैं। हमारी बेटी ने कहा कि अब इस हवेली को मैं फिर से रेनोवेट कराऊँगी, तो उन्होंने उसको किया भी बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर से उसकी रंगाई-पुताई शुरू हो गई, फिर से सब कुछ बहुत अच्छा से हो गया। वो एक वीरान-सा गाँव है, वहाँ पर अगल-बगल कुछ लोग घर में रहते हैं, बाकी सारे के सारे वहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि उस जगह पर आज भी वाणी रहती हैं, वाणी वहाँ पर रहकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं और वो वापस दोबारा कोलकाता नहीं गई। उन्होंने कहा कि पापा जब आपको लगेगा कि आप इस बिज़नेस को बंद कर देंगे तभी मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी। और वो आज भी वहाँ पर रहती हैं और अकेले रहती हैं। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी के सहारे यहाँ पर रहती हूँ और वो अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं। तो दोस्तों एक ऐसी भक्ति होती है इंसान की जो लड्डू गोपाल जी को उनसे दूर नहीं कर सकती। ऐसी ही भक्ति थी ये वाणी जी की। तो दोस्तों आज की लीला कथा मुझे सुबोध जी ने भेजी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी फिर अब वहीं पर है, आज तक नहीं आई वो। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं हमेशा से जो शहर में रहता था मैंने फिर शहर में ही मैं रहने लगा क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पर रहती थी। मैं अपने बेटे को कभी-कभी भेज दिया करता था अनुराग को कि जाकर वहाँ पर देख कर आओ क्या कैसा हाल है। वो भी जाता था, देख कर के चला आता था, लेकिन कभी उसने मुझे और कुछ नहीं बताया। बस वो कहता है कि दीदी हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी रहती हैं और वो कुछ नहीं कहती। दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, तो मुझे भेजी थी सुबोध जी ने। उन्होंने कहा कि मैम ये कुछ अटपटी सी घटना है जो आपको बहुत ही अजीब और अटपटी सी लगेगी। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, मेरे मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा कुछ अटपटा नहीं है, भगवान की कोई भी कहानियाँ अटपटी नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, जो दिल को छू जाती हैं। कुछ हमें सीखने को भी उनसे मिलता है। तो दोस्तों आज की ये लीला कथा आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।